बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का सेकंड लेक्चर दूंगी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के ऊपर। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, लोकेशन इसकी क्या है कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को हम लोग जो है ना हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। एचएमपी पाथवे या एचएमपी शंट भी इसको हम कहते हैं, और 6-फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी इसको हम कहते हैं। अकर इन द साइटोसोल, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ऑफ द सेल में। रिएक्शन जो है ना इसका हम शॉर्टली इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस 6 NADP चेंज इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट 1 ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड 6 NADPH प्लस 6 हाइड्रोजन आयंस होता। ये है बेसिकली ग्लूकोज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में होता ये है कि ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने उसकी कार्बोहाइड्रेट की मतलब के ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। तो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा, हमारे पास जो है ना क्रेब्स साइकिल पढ़ा, TCA साइकिल हम लोगों ने पढ़ा। तो एक जो है ना तरीका उसको मेटाबोलाइज करने का पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी है। ये इससे हमारे पास जो है ना ग्लूकोज जो है तो वो मेटाबोलाइज होता है, लेकिन इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि इसको हम किसी और वजह से करते हैं। ये बेसिकली NADPH की खातिर किया जाता है ताकि हमें NADPH मिल जाएं, ताकि इसके ज़रिए से हम लोग मुख्तलिफ़ कंपाउंड बना सकें, ऐसे कंपाउंड जिनके बनने के लिए NADPH की ज़रूरत होती है। इसको हम आगे फर्दर डिटेल में जब देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। द रिएक्शन ऑफ द पाथवे कैन बी कंसिडर्ड इन 2 स्टेजेस। इसको हम 2 स्टेजेस में जो है ना समझा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। स्टेज 1 क्या है? ऑक्सीडेटिव फेस है। इसमें सारी की सारी ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की। फर्स्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ पेंटोस फॉस्फेट। क्या होता है कि ग्लूकोज फॉस्फेट जो कि ग्लूकोज से बनता है, मतलब कि ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज की एंजाइम की प्रेजेंस में ATP जब यूज़ होता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी इस तरीके से 3 स्टेप्स में उसको प्रोसेस किया जाता है कि ऑक्सीडेशन होती है और इससे हमें पेंटोस फॉस्फेट मिलता है। इसको डिटेल से यहाँ पे हम देखते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप उसको हम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट भी कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन का ये मतलब है कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होंगे। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये वो एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। इरिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्स में नहीं जाता, बैक रिएक्शन नहीं होता, इरिवर्सिबल है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट करेगा टू 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन इन द रिएक्शन दैट इज स्पेसिफिक फॉर NADH कोएंजाइम। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, और जो है ना NADP हमें चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए एज अ कोएंजाइम। इसका ये मतलब है कि इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन जो है ना वो रिमूव होंगे और उनको पिक करेगा NADP और वो चेंज हो जाएगा NADPH में। तो ये वाला जो एंजाइम है ये जो है ना कंट्रोल कर सकता है रिएक्शन को, कंट्रोल कर सकता है पूरे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को। क्योंकि अगर क्या होगा कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज़ रेगुलेटेड प्राइमरी बाय द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन। इस एंजाइम के रिएक्शन की पर ये कंट्रोल होता है, वो इस वजह से क्योंकि NADP सेंसिटिव होता है। ये जब NADP का रेशो ज़्यादा होता है तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है, ये एंजाइम जो है ना सही से काम करता है। और जिस टाइम NADPH ज़्यादा होता है हमारे पास NADPH, तो उस टाइम क्या होता है कि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। NADPH इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं और पूरा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे रुक जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट। इसमें क्या होता है कि राइबोलोज 5-फॉस्फेट हमारे पास बनता है। मैं आप लोगों को आगे इस डायग्राम के ज़रिए भी समझा सकती हूँ। देखें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो था शुरू में, उसमें क्या हुआ हमारे पास, ये देखें इस रिएक्शन को उन्होंने 2 एरोज़ में शो किया। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 2 रिएक्शन हमारे पास हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि NADP जो है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं NADPH में। ये एरो शो कर रहा है इस चीज़ को। और क्या बनता है? 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बनता है। फिर 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर होता है और 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज जो है ना एक एंजाइम आता है और वो क्या करता है, इसको चेंज कर देता है
6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है ना हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के ज़रिए से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, इस तरीके से कि इसमें से कार्बन नंबर 1 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है और NADPH अगेन से रिड्यूस होके NADP रिड्यूस हो जाता है NADPH में। अब बैक में जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्ट्रॉन हाइड्रोलेज। ठीक है, बता दिया आप लोगों को। द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, ये वाला रिएक्शन इरिवर्सिबल है मगर रेट लिमिटिंग नहीं है, इसके ज़रिए से हम रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते। द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द प्रोडक्ट 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्ट्रॉन इज कैटालाइज्ड बाय 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजनेज। अगले स्टेप में मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, NADH जो है ना हमारे पास बनेंगे कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्ट्रॉन डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। द इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ पेंटोज शुगर, जो हमारे पास बनता है उसको राइबोलोज 5 फॉस्फेट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक बनता है और सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ NADPH हमारे पास बनता है। ये रिएक्शन समझा दिया आप लोगों का। सेकंड स्टेज हमारे पास आ गई, वो क्या है, वो नॉन ऑक्सीडेटिव है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती और रिवर्सिबल है। मतलब कि इस स्टेज के अंदर जितने भी रिएक्शन होंगे सारे के सारे रिवर्सिबल होंगे और ये इनमें से कोई भी रिएक्शन हमारे पास प्रोसेस को, पाथवे को कंट्रोल करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता। स्टेज 2 कंसिस्ट ऑफ एंडर कन्वर्जन ऑफ पेंटोजेस। इसमें क्या होता है कि एक पेंटोज दूसरे पेंटोज में चेंज होता है, कन्वर्जन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट टू हेक्सोस फॉस्फेट, और पेंटोज फॉस्फेट जो है ना हेक्सोस फॉस्फेट में भी चेंज हो सकते हैं। ये सारे आप आगे रिएक्शंस में समझ आएंगे। द नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ द सेल। ये नॉन ऑक्सीडेटिव जितने भी ये सारे सेल्स में होते हैं, जो पीछे हो रहे थे वो उन सेल्स में होंगे जहाँ पे हमें NADPH की ज़रूरत होगी। क्यों? उसमें हमारे पास NADPH बन रहा था, तो NADPH की जहाँ पर जिन जिन पाथवेज में NADPH की ज़रूरत है, तो वो पाथवेज जिन जिन सेल्स में होंगे उन सेल्स में हमारे पास ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होंगे। नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट सब सारे सेलों में होते हैं। सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड, इसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। वो किससे बनते हैं, वो हमारे पास जो है ना उससे बनते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट से हमारे पास बनते हैं। अभी आप लोग देखेंगे। दिस रिएक्शन कैटालाइज एंडर कन्वर्जन ऑफ शुगर कंटेनिंग 3 to 7 कार्बन। 3 से 7 कार्बन जितने भी रिएक्शन होते हैं वो कैटालाइज होते हैं। इस डायग्राम में पूरा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को जो है ना शो किया गया है। ये वाला शुरू में मैंने आप लोगों को सिर्फ ये 3 रिएक्शन दिखाए थे। अब इस डायग्राम में सारे रिएक्शन शो हो रहे हैं कि राइबोस 5 फॉस्फेट के पास 2 ऑप्शन है। देखिए ये यहाँ तक तो 3 रिएक्शन हो गए थे ना, 1, 2 और 3। चौथा ये भी हो सकता है कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट चेंज हो जाए हमारे पास राइबोस 5 फॉस्फेट में। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट जब चेंज हो जाएगा राइबोस 5 फॉस्फेट में, तो ये जो है ना ये न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह ताला जब आप लोग आगे न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरह राइबोस 5 फॉस्फेट से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स पाथवे होते हैं, उसके ज़रिए से बनते हैं। लेकिन उसके लिए जो राइबोस 5 फॉस्फेट चाहिए होता है वो हमें जो है ना HMP से मिलता है, एक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे से मिलता है। चौथा रिएक्शन ये हो गया। 5वां ये इस तरह भी हो सकता है कि ये ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाए। मतलब ये है कि कुछ रिएक्शन मिक्सर के अंदर जो राइबोस 5 फॉस्फेट पड़ा है वो कुछ जो है ना इसके अंदर राइबोस 5 फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा और कुछ जो है ना ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा। अब आगे जितने भी रिएक्शंस हैं वो मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाती हूँ। ये जो एरो है रिएक्शन 6 को जो शो कर रहा है, इसमें होता बेसिकली ये है कि रिएक्शन 4 से जो राइबोस 5 फॉस्फेट बना था और रिएक्शन 6 से जो हमारे पास ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट बना था, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इस एरो के ज़रिए से। देखिए ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोफॉस्फेट और सूडो हेप्टुलोज फॉस्फेट बन जाता है। देखिए ये भी 5 कार्बन शुगर था हमारे पास, ये भी 5 कार्बन शुगर था। तो इसमें से क्या होगा कि एक 7 कार्बन शुगर बन जाएगा और एक 3 कार्बन। तो 7 + 3 कितने हो गए, 10। यहाँ पर भी 10 कार्बन थे, यहाँ पर भी 10 कार्बन थे। तो 10 कार्बन नंबर जो है वो कंजर्व है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि जिसको हम स्टेप 7 कहेंगे, उसमें क्या होगा कि सूडो हेप्टुलोज और ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। देखिए 3 + 7 जो है ना 10 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 + 6 ये भी 10 होता है। तो यहाँ पे भी कार्बन नंबर कंजर्व है। अब ये जो आखिरी रिएक्शन है इसमें एरोस का साइन जो है वो गलत है, एरोस ठीक से नहीं है। ये एक गलती थी बुक के अंदर, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें होता ये है कि एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि 4 कार्बन शुगर और हमारे पास ये देखें 2
ये 4 और ये 5, 4 कार्बन शुगर और 5 कार्बन शुगर, ये कुल 9 कार्बन हो गए ना, कुल टोटल 5 और जो है ना हमारे पास 9 कार्बन हो गए हैं। तो ये चेंज हो जाएगा 3 कार्बन ग्लाइसरल्डिहाइड और 6 कार्बन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो फिर से यहाँ पे 6 और 3 जो है ना हमारे पास 9 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर कंजर्व हो गया। इस एरो को आप लोगों ने गौर से याद रखना है कि ये एरो गलत है, कि इसमें शो इस तरह हो रहा है कि एरिथ्रोज फ्रक्टोज के साथ ट्रैक करेगा, लेकिन होता इस तरह है कि एरिथ्रोज ज़ैलुलोज के साथ ट्रैक करता है। अब आप लोग पूछेंगे कि मैडम ये ज़ैलुलोज कहाँ से आया है? ये ज़ैलुलोज एक्चुअली में यही वाला ज़ैलुलोज होता है जो कि एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है, जिसने रिएक्ट नहीं किया होता, क्योंकि राइबोस 5 फॉस्फेट इधर भी इसमें भी चेंज हो रहा होता है, ज़ैलुलोज में भी और राइबोस में भी चेंज हो रहा होता है। इनमें कोई ख़ास वो नहीं होती कि इतना बनेगा इतना नहीं बनेगा, बस चेंज हो रहा होता है। जो चीज़ ज़्यादा कंज्यूम हो जाए तो वो दोबारा से बन जाती है। तो यही ज़ैलुलोज यहाँ पे आके एरिथ्रोज के साथ रिएक्शन करके और ग्लाइसरल्डिहाइड और फ्रक्टोज हमारे पास बन जाएंगे। अब कौन सी चीज़ क्यों बन रही है वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको गौर से देखें आप लोग। दीज रिवर्सिबल रिएक्शन परमिट द राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है ना प्रोड्यूस एज द ऑक्सीडेशन पोर्शन ऑफ द पाथवे से जो बना था हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा आइथर राइबोस 5 फॉस्फेट में, नीडेड फॉर द न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स की मतलब DNA RNA की सिंथेसिस में इस्तेमाल होगा, और टू इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। देखिए पीछे इस रिएक्शन में अगर हमारे पास राइबोस जो है ना वो ऐसे सेल के अंदर बन रहा है जहाँ पे इसने न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस में यूज़ होना है, तो ये कंज्यूम हो जाएगा। जैसे ही ये कंज्यूम हो जाएगा तो ज़ैलुलोज को रिएक्शन करने के लिए राइबोस की ज़रूरत थी, तो वो इसके साथ रिएक्शन के लिए फ्री नहीं है। जब फ्री नहीं है तो ये वाले रिएक्शन आगे जो है हमारे पास प्रोसीड नहीं करेंगे, बल्कि जो राइबोस 5 फॉस्फेट बना था वो फ़ौरन से कंज्यूम हो जाएगा। अगर तो वो कंज्यूम नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमारे पास बनेंगे, जैसे कि पीछे आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे नीचे शो भी किया गया है कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फ्रक्टोज और दोबारा से फ्रक्टोज ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये सारे क्या है, ये ग्लाइकोलिक पाथवे के जो है ना इंटरमीडिएट्स हैं, यहाँ पे शो भी किया गया है। तो अब इनसे क्या होगा, इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जब चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल वो सारे के सारे किस में चेंज हो जाएंगे, अगर राइबोस 5 फॉस्फेट नहीं यूज़ हो रहा तो वो सारे के सारे इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में चेंज हो जाएंगे, और उधर से वो फर्दर ग्लाइकोलिसिस की तरह जिस तरह ग्लाइकोलिसिस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और वो आगे प्रोसेस हो जाता था, और जिस तरह ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट में चेंज हो जाता था, उस तरह ये भी चेंज हो जाएगा, और ये आगे हमारे पास जो है ना रिएक्शन बढ़ जाएगा, और आगे हम क्रैब साइकिल और TCA की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त जब जिस टाइम राइबोस 5 फॉस्फेट इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल मेनी साइज दैट कैरी ऑफ रिडक्टिव बायोसिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, अब इस तरह भी हो सकता है कि ये आगे चले जाएं, और इस तरह भी हो सकता है कि ये आगे प्रोसेस ना हो, बल्कि इनसे बैक जो है ना हमें ग्लूकोज मिल जाए। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिनको NADPH की ज़रूरत होगी तो उनमें क्या होगा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड बैक रिएक्शन, जो रिएक्शन इरिवर्सिबल हैं वो बैक में जाएंगे, जो रिवर्सिबल है वो बैक में जाएंगे ऑटोमेटिकली, और जो इरिवर्सिबल है उनके लिए दूसरा एंजाइम आएगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था ग्लाइकोलिसिस में, आप लोगों के पास रिटन फॉर्म में होगा, तो वो जो है ना, बल्कि वो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे भी ग्लूकोनियोजेनेसिस में, तो फिर आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, और दोबारा से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। यहाँ पे आप लोग देखें, दोबारा से जब ये वाला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बैक में चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो दोबारा जब वो ये 3 रिएक्शन करेगा तो हमें NADPH मिलेंगे। तो NADPH हमारे पास किसी भी रिडक्टिव जो एनाबॉलिक पाथवे था उसमें जो है ना इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें हमारे पास फैटी एसिड्स भी इनसे बन सकते हैं, इनमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी इनका एक बहुत अहम रोल होता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना शामिल है, इनसे स्टेरॉयड हार्मोन्स भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसे होती हैं, वो फिर मैं आप लोगों को आगे थोड़ा सा डिटेल बताऊँगी। और ग्लाइसरल्डिहाइड भी इसी तरह बैक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जाके और फिर बैक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाके, और ये रिएक्शन दोबारा हो सकता है, लेकिन ये उस सूरत में होगा जिस सूरत में हमें NADPH की ज़रूरत होगी। अगर तो हमें NADPH की ज़रूरत नहीं है और हम राइबोस 5 फॉस्फेट बनाना चाहते हैं, तो तब भी हम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम बना सकते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट। वो किस तरह, वो आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेनी सेल्स दैट कैरी आउट द रिडक्टिव बायोसिंथेसिस रिएक्शन हैव अ ग्रेटर नीड फॉर NADPH देन फॉर राइबोस फॉस्फेट।
ठीक है, तो उसमें ज़्यादा नीड होगी। तो इन दिस केस ट्रांसकीटोलेजेस एंड ट्रांस एल्डोलेजेस, ठीक है, कन्वर्ट द राइबोस 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये इनमें चेंज हो जाएगा और ये बैक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाके और दोबारा से हमें NADPH मिल जाएंगे, विच आर इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इन कॉन्ट्रास्ट, अंडर द कंडीशन इन विच द डिमांड फॉर राइबोस फॉस्फेट फॉर इनकॉर्पोरेशन टू द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स इज ग्रेटर देन द नीड फॉर द NADPH, जहाँ पे हमें NADPH से ज़्यादा जो है ना राइबोस 5 फॉस्फेट की ज़रूरत होगी। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, देखें इस डायग्राम में शो किया गया है। ये सिंपल आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस दिखाया गया कि ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में और होते होते ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट इधर से निकल जाता है। तो होता ये है बेसिकली कि जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को रिएक्शन बताया वो होता है इस तरह कि यहाँ ये वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे जाता है तो वो 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्ट्रॉन बन जाता है, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था। 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्ट्रॉन 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में चेंज हो जाता है और उससे हमें राइबोलोज मिलता है, राइबोलोज चेंज हो जाता है राइबोस 5 फॉस्फेट में। अब हम राइबोस 5 फॉस्फेट को ऑब्टेन करना चाहते हैं, इसके अलावा हमारा किसी चीज़ से सरोकार नहीं है, तो वो हम राइबोस 5 फॉस्फेट जो है ना ग्लाइकोलाइसिस के जो जितने इंटरमीडिएट्स हैं उनसे भी जो है ना हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। वो इस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, जो ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट था, वो क्या करेगा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ, ये देखिए 2 एरो, इस एरो में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आ रहा है और नीचे से क्या आ रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ रहा है। 6 कार्बन और 3 कार्बन शुगर जो है ना, ये कुल 9 कार्बन हो गए। तो 9 कार्बन में क्या होगा कि 4 कार्बन का एरिथ्रोज जो है हमारे पास रिमूव हो जाएगा। 4 कार्बन का एरिथ्रोज रिमूव होने के बाद 5 कार्बन ज़ाइलुलोज बचेगा और 5 कार्बन ज़ाइलुलोज हमारे पास राइबोलोज में चेंज होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, और वो चेंज हो जाएगा राइबोस 5 फॉस्फेट में। तो हमें इधर से क्या मिल गया, राइबोस 5 फॉस्फेट मिल गया। दूसरा तरीका ये है कि यही जिस टाइम यहाँ पे फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड ने जिस टाइम रिएक्शन किया था तो उस टाइम हमें ज़ाइलुलोज तो मिल गया था जो आगे राइबोस में चेंज हो गया था, लेकिन एरिथ्रोज इसमें ज़ाया हो गया था। तो एरिथ्रोज को काम में लाने के लिए इस तरह कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा फ्रक्टोज जो अगले स्टेप्स मतलब अगले से टर्न से हमें ग्लाइकोलाइसिस के मिलेगा, वो वाला फ्रक्टोज एरिथ्रोज के साथ रिएक्शन करके हमें दे सकता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सूडोहेप्टुलोज। देखिए 6 कार्बन और 4 कार्बन 10 कार्बन होते हैं, यहाँ पे 7 कार्बन और 3 कार्बन जो है ना हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया। अब 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सूडोहेप्टुलोज देखिए इस रिएक्शन के एरो के ज़रिए आपस में मिलेंगे और क्या बनेगा, हमारे पास 3 और 7 कितने हो गए 10। तो यहाँ पे एक जो है हमें ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट मिलेगा और एक डायरेक्ट राइबोलोज मिलेगा, और जो ज़ाइलुलोज था वो बैक जो है ना राइबोलोज 5 फॉस्फेट में जाके और फिर राइबोस 5 फॉस्फेट देगा। तो देखिए कितने बहुत सारे तरीके थे हमें कि जिससे हम राइबोस 5 फॉस्फेट को ऑब्टेन कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन जो है ना की जा रही है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इट इज़ जो है ना ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बट नॉट मेंट फॉर द एनर्जी के लिए नहीं होता। प्रोवाइड NADH रिक्वायर्ड फॉर वेरियस रिडक्टिव सिंथेसिस इन द मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि फैटी एसिड की सिंथेसिस हो गई हमारे पास। प्रोवाइड पेंटोसिस फॉर रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, जो है ना न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम लीड टू द हीमोलिटिक एनीमिया, मतलब कि होता यह है कि अगर कोई एंजाइम इसके अंदर कम है और हमारे पास NADPH नहीं बन रहा है तो उससे क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एनीमिया हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे पास ग्लूटाथायोन होता है ना, GSSG, तो वो क्या होता है, वो रिड्यूस फॉर्म में होता है, GSH की फॉर्म में होता है। जिस टाइम NADPH बन रहे होते हैं तो होता ये है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए वो GSSG में यानी कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें NADPH की ज़रूरत पड़ती है। उधर NADH काम नहीं करता, NADPH की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर NADPH होंगे तब ये रिएक्शन होगा, अगर NADPH नहीं होंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो जो है ना अगर GSSG ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहा और GSH में चेंज नहीं हुआ, यानी कि रिड्यूस ग्लूटाथायोन में नहीं चेंज हुआ, तो जो है ना रेड ब्लड सेल की डेथ हो जाती है, वो जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया आती है, जिसमें
मोनो मीन्स ब्लड एंड लिटिक मीन्स लाइसिस, यानी कि ब्लड सेल्स जो है ना वो ब्रस्ट कर जाते हैं, और एनीमिया उसको कहते हैं जो ब्लड की डेफिशिएंसी हो। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए